दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राचीन सभ्यता के ऐसे 8 रहस्यमयी आविष्कारों की जिनके बारे में जानकर आप सचमुच दांतों तले उंगली दबा लेंगे। ये खोजें कोई साधारण नहीं थीं, बल्कि इतनी अद्भुत थीं कि आज की आधुनिक तकनीक भी इनके आगे फीकी पड़ जाती है। तो क्या हमारी प्राचीन सभ्यताएं वाकई हमसे ज्यादा उन्नत थीं? क्या हमारे पूर्वज हजारों साल पहले ही वो चीजें देख और बना चुके थे जिन्हें हम आज नवाचार कहते हैं? बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आप जानने वाले हैं वो आविष्कार जो रहस्य से कम नहीं और इतिहास की सबसे हैरान कर देने वाली सच्चाइयों में से एक हैं। और हां, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमें समर्थन दें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा उत्साह है। सब्सक्राइब करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये अद्भुत यात्रा। नंबर 1, ग्रीक फायर। एक ऐसा ज्वलनशील तरल था जिसे 7वीं शताब्दी में बाइजेंटाइन साम्राज्य ने विकसित किया था, और यह अपने समय का सबसे रहस्यमय और प्रभावशाली हथियार माना जाता था। इसे विशेष रूप से समुद्री युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया गया था, और इसकी सबसे अनोखी विशेषता यह थी कि यह पानी पर भी जल सकता था। जब भी यह किसी जहाज या दुश्मन की नाव पर फेंका जाता, यह तुरंत प्रज्वलित हो जाता और अत्यधिक गर्मी उत्पन्न करता। इसके कारण बाइजेंटाइन नौसेना ने अपने समय के अन्य सभी विरोधियों के मुकाबले समुद्र में अद्वितीय श्रेष्ठता हासिल कर ली थी। ग्रीक फायर के बारे में ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि यह किसी भी तरह से आसानी से बुझाया नहीं जा सकता था। इसके दहन को पानी या सामान्य प्रकार की अग्निशामक सामग्री से रोका नहीं जा सकता था। इसे फैलाने के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग किया जाता था, जैसे कि हाइड्रोलिक पाइप या ट्यूब, जो इसे दुश्मन की ओर प्रक्षिप्त करते थे। इन उपकरणों की मदद से यह ज्वलनशील तरल लंबी दूरी तक मारकर दुश्मन के जहाजों और सैनिकों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता था। ग्रीक फायर के निर्माण का तरीका आज भी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है, और शोधकर्ताओं ने इस फॉर्मूले को पुनः बनाने की कोशिश की है, लेकिन सटीक संरचना का पता नहीं चल पाया। माना जाता है कि इसमें नाइट्रोजन युक्त यौगिक, तेल और अन्य ज्वलनशील तत्व मिलाए जाते थे, लेकिन असली मिश्रण बाइजेंटाइन साम्राज्य की उच्च सुरक्षा के कारण लंबे समय तक गुप्त रहा। इस गुप्तीयता के कारण बाइजेंटाइन नौसेना हमेशा समुद्री युद्ध में अपने विरोधियों से एक कदम आगे रही। इतिहास में ग्रीक फायर ने कई महत्वपूर्ण युद्धों में निर्णायक भूमिका निभाई। जब अरब और स्लाविक समुद्री सेनाएं बाइजेंटाइन तटों पर हमला करती थीं, तब ग्रीक फायर की शक्ति ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जहाज जलते हुए पानी पर तैरते हुए दिखते थे, और इसके साथ ही दुश्मन सैनिकों में भय का माहौल पैदा हो जाता था। यह न केवल एक हथियार था, बल्कि मानसिक रूप से भी विरोधियों को कमजोर करने वाला साधन था। ग्रीक फायर की गुप्त विधि और इसकी अप्रतिम क्षमता ने इसे मध्यकालीन हथियारों में अद्वितीय बना दिया। यह सिर्फ एक सैन्य उपकरण नहीं था, बल्कि बाइजेंटाइन साम्राज्य की सामरिक रणनीति का भी प्रतीक था। आज भी आधुनिक इतिहासकार और वैज्ञानिक इसे एक रहस्यमय आविष्कार मानते हैं, क्योंकि इसके समान प्रभावी और पानी पर जलने वाले हथियार का कोई आधुनिक संस्करण मौजूद नहीं है। इस प्रकार ग्रीक फायर केवल एक हथियार नहीं, बल्कि विज्ञान और रहस्य का मिश्रण था, और इसका प्रभाव इतना गहरा था कि यह अपने समय में अजेय माना जाता था। इसकी गुप्तता, आग की तीव्रता और समुद्र में इसके अद्वितीय उपयोग ने इसे इतिहास के सबसे रहस्यमय और प्रभावशाली हथियारों में से एक बना दिया। नंबर 2, फ्लेक्सिबल रोमन ग्लास। रोमन साम्राज्य के समय में विज्ञान और कला का मेल अक्सर अद्भुत और रहस्यमय आविष्कारों के रूप में सामने आया करता था। उनमें से एक अनोखा और अत्यंत अद्वितीय आविष्कार था फ्लेक्सिबल रोमन ग्लास। यह कांच, जो सामान्य कांच की तरह कठोर नहीं था, बल्कि अत्यंत लचीला और मोड़ने योग्य था, अपनी समय की वैज्ञानिक समझ से बहुत आगे का प्रतीक था। इतिहास में इसे पहली शताब्दी रोम में विकसित किया गया माना जाता है। इस कांच का सबसे आश्चर्यजनक पहलू यह था कि इसे साधारण तरीकों से तोड़ा नहीं जा सकता था। यदि किसी ने इसे तोड़ा तो वह टूटने के बजाय मुड़ जाता
या अपने आकार को बदल सकता था। इसकी संरचना और गुण विज्ञान के उन पहलुओं की ओर इशारा करते हैं जिन्हें आज हम नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में खोजते हैं। लेकिन उस समय यह तकनीक पूरी तरह रहस्यमय और अद्भुत थी। इसे किसी एक निपुण कारीगर ने बनाया था जिसने पारंपरिक कांच बनाने के तरीकों में नाटकीय रूप से बदलाव किया। उसने संभवतः किसी विशेष मिश्रण का उपयोग किया होगा जो आम कांच की तुलना में अधिक लचीला और प्रतिरोधी था। इस मिश्रण में शिल्पकार ने विभिन्न प्रकार के धातु, ऑक्साइड या अन्य प्राकृतिक तत्व मिलाकर ऐसा उत्पाद तैयार किया होगा जो न केवल सुंदर दिखता था बल्कि आश्चर्यजनक रूप से टिकाऊ भी था। रोमन समाज में कांच की चीजों का उपयोग सजावट, घरेलू उपयोग और धार्मिक अनुष्ठानों में व्यापक रूप से होता था और इस लचीले कांच की खोज ने उनके जीवन को तकनीकी दृष्टि से एक नई दिशा दी। हालांकि इस तकनीकी सफलता के बावजूद आविष्कारक का जीवन सुखद नहीं था। ऐतिहासिक वर्णनों के अनुसार जब इस लचीले कांच की खोज का रहस्य सार्वजनिक हुआ तो साम्राज्य के अधिकारी या सत्ता में बैठे लोग इसे खतरे के रूप में देखने लगे। वे मानते थे कि यदि इस तरह का कांच सामान्य जनता के पास पहुंच गया तो इससे आर्थिक और सामाजिक असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। विशेष रूप से पारंपरिक कांच के उद्योग और व्यापार पर इसका गहरा असर पड़ सकता था। ऐसे में आविष्कारक को दंडित किया गया और उसके रहस्यमय कांच का उत्पादन रोक दिया गया। फ्लेक्सिबल रोमन ग्लास केवल एक भौतिक आविष्कार ही नहीं था बल्कि यह उस समय के विज्ञान और नवाचार की सीमाओं को चुनौती देने वाला प्रतीक भी था। यह दिखाता है कि रोमनों के पास ऐसी तकनीकी समझ थी जो आज की आधुनिक विज्ञान की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। आधुनिक विज्ञान में नैनो टेक्नोलॉजी के तहत हम ऐसे पदार्थ और संरचनाएं बनाते हैं जो अपने आकार और गुण बदल सकते हैं या विशेष परिस्थितियों में प्रतिक्रिया कर सकते हैं। रोमन लचीले कांच की अवधारणा इसी सिद्धांत की झलक देती है। यह सोचने पर मजबूर करती है कि यदि उस समय इस तकनीक को विकसित करने और संरक्षित करने की अनुमति दी जाती तो शायद रोमन साम्राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बहुत आगे निकल सकता था। इस कांच का रहस्य और आज भी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसका वास्तविक मिश्रण, निर्माण प्रक्रिया और वैज्ञानिक सिद्धांत आज तक स्पष्ट नहीं हुए हैं। आधुनिक प्रयोगशालाओं में भी कई शोधकर्ता इसे पुनः बनाने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन प्राचीन रोमन समय में उपयोग किए गए तकनीकी कौशल और सामग्री की सटीकता को दोहराना बहुत कठिन साबित हुआ है। यह दर्शाता है कि प्राचीन समाजों में विज्ञान और कला के मेल से उत्पन्न आविष्कार कभी-कभी अपने समय से इतनी आगे होते थे कि उनका पूरा मूल्य उनके समय में समझा नहीं जा सका। फ्लेक्सिबल रोमन ग्लास न केवल एक तकनीकी चमत्कार था बल्कि यह मानवीय नवाचार, विज्ञान और सत्ता के बीच के जटिल संबंध का प्रतीक भी है। यह दर्शाता है कि प्राचीन समय में विज्ञान के विकास और तकनीकी रहस्यों को सुरक्षित रखने के लिए समाज किस हद तक कदम उठा सकता था, और आज भी हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि मानव मस्तिष्क की क्षमता और रचनात्मकता समय और परिस्थितियों की सीमाओं से परे होती है। इस तरह फ्लेक्सिबल रोमन ग्लास का इतिहास हमें केवल प्राचीन आविष्कारों के चमत्कार से परिचित नहीं कराता बल्कि यह भी दिखाता है कि विज्ञान, समाज और सत्ता के बीच का संतुलन कितना नाजुक हो सकता है। यह आविष्कार एक अद्भुत उदाहरण है कि कैसे प्राचीन नवाचार आज की विज्ञान प्रौद्योगिकी की दिशा में प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं और हमें यह याद दिलाता है कि ज्ञान और कौशल की रक्षा करना और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना मानव सभ्यता के लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। इसका रहस्य और उसकी विधि आज भी वैज्ञानिकों के लिए चुनौतीपूर्ण है और यह दिखाता है कि प्राचीन समाजों में भी विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में ऐसे रहस्य और आविष्कार मौजूद थे जो आज के आधुनिक समय के नैनो टेक्नोलॉजी के साथ तुलना में अत्यंत उन्नत लगते हैं। नंबर 3, वेदों और प्राचीन ग्रंथों में वर्णित विमान को ऐसी उड़ने वाली यंत्रों के रूप में बताया गया है जो देवताओं द्वारा उपयोग किए जाते थे, आकाश में घूमते थे, दिशाएं बदलते थे और यहां तक कि अंतरिक्ष तक पहुंच सकते थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में विभिन्न संदर्भों में विमान शब्द के प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि उड़ान की कल्पना
मानव मस्तिष्क में बहुत पहले से थी, लगभग 4000 ईसा पूर्व के आसपास। यह सोच उस समय के लिए असंभव प्रतीत होती है जब आधुनिक विज्ञान, एयरोडायनामिक्स या यांत्रिकी जैसी अवधारणाएं अस्तित्व में नहीं थीं। फिर भी इन ग्रंथों में जो विवरण मिलता है वह इतनी सूक्ष्मता से बना है कि वह कल्पना और विज्ञान की सीमाओं को धुंधला कर देता है। विमानिका शास्त्र जैसे ग्रंथ इस विषय को और रोचक बनाते हैं। इसमें विमान के प्रकार, उनके निर्माण की धातुएं, शक्ति स्रोत और ऊर्ध्वगामी व तिरछी उड़ान के सिद्धांतों का उल्लेख है। कुछ विवरण आधुनिक एयरोडायनामिक्स से मिलते जुलते हैं, जैसे वायु प्रतिरोध, दबाव संतुलन और धारा के साथ उड़ान की गति। यदि ये विवरण केवल कल्पना होते तो इतने तकनीकी शब्द और विधियां कैसे सामने आती? यही प्रश्न आज भी विद्वानों और वैज्ञानिकों के बीच विवाद पैदा करता है। कुछ इसे दिव्य ज्ञान मानते हैं। विमान की अवधारणा भारत के गौरव और खोज की भावना से जुड़ी है। एक ऐसी सभ्यता जिसने वेदांत और आध्यात्मिकता में गहराई दिखाई। जब एक ऋषि आकाश में उड़ते रथों की बात करता है तो वह केवल कथा नहीं रचता, वह भविष्य की संभावना के बीज बोता है। वह मनुष्य की उस अनंत जिज्ञासा को दर्शाता है जो आकाश छूना चाहती है। शायद यही कारण है कि जब आधुनिक विमान खोजे गए तो हम भारतीयों ने गर्व से कहा, हमारे पूर्वज तो इसे सहस्त्रों वर्ष पहले जानते थे। फिर भी रहस्य बरकरार है। क्या वास्तव में प्राचीन भारत में उड़ने वाली मशीनें थीं, या यह केवल युगों पुराना रूपक है जो देवताओं की यात्रा के माध्यम से ज्ञान की ओर उड़ान का प्रतीक था? सत्य शायद इन दोनों के बीच कहीं छिपा है, परंतु इतना तो निश्चित है कि विमान केवल एक शब्द नहीं, यह भारत की बौद्धिक ऊंचाई, स्वप्न और असंभव को संभव मानने की जिद का प्रतीक है। जैसे किसी गहरे इतिहास से कोई खोई हुई ध्वनि पुकार रही हो, मनुष्य हमेशा उड़ने के लिए बना था। यही भावना प्राचीन भारत के विमानों को आज भी रहस्यमय और श्रद्धामय बनाती है। नंबर 4, सर्जरी। सुश्रुत संहिता, जो आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, प्राचीन भारत में सर्जरी की उन्नत तकनीकों का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करता है। इसे लगभग 600 ईसा पूर्व में सुश्रुत द्वारा संकलित माना जाता है, जो प्राचीन भारतीय चिकित्सा के महान आचार्य थे। इस ग्रंथ में प्लास्टिक सर्जरी, मोतियाबिंद सर्जरी, हड्डी जोड़ने, घाव सिलने और 300 से अधिक सर्जिकल उपकरणों का उल्लेख है। यह अपने समय से कहीं आगे की चिकित्सा पद्धति का प्रमाण है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आधुनिक एनेस्थीसिया, माइक्रोस्कोप और उन्नत तकनीकों के अभाव में ऐसी सटीक और जटिल सर्जरी कैसे संभव थी? सुश्रुत संहिता में वर्णित सर्जरी की तकनीकें आज के दृष्टिकोण से भी आश्चर्यजनक हैं। उदाहरण के लिए, प्लास्टिक सर्जरी में नाक के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया, जिसे आज फोरहेड फ्लैप तकनीक के रूप में जाना जाता है, का वर्णन है। इसमें गाल या माथे की त्वचा को नाक के पुनर्निर्माण के लिए उपयोग किया जाता था। यह प्रक्रिया इतनी सटीक थी कि यह आज भी आधुनिक चिकित्सा में प्रासंगिक है। मोतियाबिंद सर्जरी में सुश्रुत ने आंख की पुतली से धुंधलापन हटाने के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग किया, जिसे जब मुकुटी सलाका कहा जाता था। यह एक नुकीला उपकरण था जिसे सावधानी पूर्वक आंख में प्रवेश कराकर मोतियाबिंद को हटाया जाता था। इसके अलावा सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के लिए 20 प्रकार के चीरे और 101 उपकरणों का वर्णन किया, जिनमें स्कैल्पल, सुई, चिमटी और क्लैंप शामिल थे। ये उपकरण न केवल डिजाइन में उन्नत थे, बल्कि इनका निर्माण भी उच्च गुणवत्ता के धातुओं से किया जाता था। प्रमुख रहस्य यह है कि बिना आधुनिक एनेस्थीसिया के ऐसी सर्जरी कैसे की जाती थी। सुश्रुत संहिता में दर्द निवारण के लिए औषधीय पौधों और मादक पदार्थों जैसे भांग और धतूरा के उपयोग का उल्लेख है। रोगी को बेहोश करने के लिए मदिरा या हर्बल मिश्रण दिए जाते थे। इसके अलावा सर्जरी से पहले रोगी को विशिष्ट आहार और ध्यान की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, जो दर्द सहन शक्ति बढ़ाने में मदद करता था। सर्जरी की सटीकता के लिए सुश्रुत ने मानव शरीर की गहन समझ पर जोर दिया। वे मृत शरीरों पर विच्छेदन, डिसेक्शन करके शारीरिक संरचना का अध्ययन करते थे, जिससे मांसपेशियों, नसों और हड्डियों की सटीक जानकारी प्राप्त होती थी। यह ज्ञान सर्जरी की सफलता में महत्वपूर्ण था।
स्वच्छता भी एक महत्वपूर्ण पहलू था। सुश्रुत ने सर्जरी से पहले उपकरणों को गर्म पानी, औषधीय धुएं और हल्दी जैसे प्राकृतिक एंटीसेप्टिक से साफ करने की सलाह दी। घावों को सिलने के लिए चींटियों के जबड़ों का उपयोग और औषधीय मलहमों का प्रयोग संक्रमण रोकने में सहायक था। यह सब उस युग में चिकित्सा की गहरी समझ को दर्शाता है। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि सुश्रुत की तकनीकों में अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य और प्राचीन ग्रंथ इसकी प्रामाणिकता का समर्थन करते हैं। उनकी तकनीकों का उपयोग आज भी भारतीय चिकित्सा में प्रेरणा का स्रोत है। यह प्राचीन ज्ञान हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी आधुनिक तकनीकें प्राचीन बुद्धिमत्ता की केवल एक छाया मात्र हैं। नंबर 5, फेस्तोस डिस्क, जो क्रेट द्वीप पर लगभग 1700 ईसा पूर्व की मानी जाती है, प्राचीन इतिहास की सबसे रहस्यमयी कलाकृतियों में से एक है। यह एक गोलाकार मिट्टी की डिस्क है जिसका व्यास लगभग 15 सेंटीमीटर है और मोटाई लगभग 1 सेंटीमीटर है। डिस्क की सतह पर लगभग 241 प्रतीक उकेरे हुए हैं जो एक सर्पिलाकार पैटर्न में केंद्र से बाहरी किनारे की ओर बढ़ते हैं। इन प्रतीकों को मिट्टी पर उकेरकर बनाया गया था और इसके दोनों तरफ इन्हें व्यवस्थित किया गया है। इस तरह की डिजाइन प्राचीन लोगों के कौशल और उनकी कला में निपुणता को दर्शाती है। डिस्क पर उकेरे गए प्रतीक किसी जात भाषा या लेखन प्रणाली से मेल नहीं खाते। इन प्रतीकों में मानव आकृतियां, जानवरों के चित्र, पौधों और वस्तुओं के रूपांकन शामिल हैं। विशेषज्ञों ने इसे एक प्रकार की लिपि मानकर अध्ययन किया है, लेकिन आज तक कोई भी इसे पूरी तरह पढ़ने या समझने में सफल नहीं हुआ है। इसकी भाषा और अर्थ पूरी तरह रहस्यमयी बने हुए हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह धार्मिक, सामाजिक या प्रशासनिक संदेश हो सकता है, जबकि अन्य इसे शायद किसी प्रकार के खेल या मनोरंजन के लिए बनाया गया मानते हैं। फेस्तोस डिस्क के रहस्य का आकर्षण इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह किसी भी अन्य ज्ञात क्रेटियन या माइनियन लिपि के समान नहीं है। माइना की सभ्यता में लिखावट और प्रतीक अक्सर सरल और स्पष्ट होते थे, लेकिन फेस्तोस डिस्क पर प्रतीकों का संयोजन और सर्पिल में व्यवस्थित ढांचा बेहद जटिल और अनूठा है। कई शोधकर्ताओं ने इसे किसी प्राचीन कंप्यूटर प्रोग्राम या गणितीय कोड के समान मानकर अध्ययन किया है, क्योंकि प्रतीकों की संख्या, उनका क्रम और संयोजन किसी गूढ़ गणितीय या सांकेतिक तर्क को दर्शाता प्रतीत होता है। डिस्क की उत्पत्ति और उद्देश्य को लेकर कई सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। इसके प्रतीकों में मानव और जानवरों की आकृतियों को देखकर ऐसा अनुमान लगाया गया कि यह किसी देवी देवता या आध्यात्मिक कथा से जुड़ा हो सकता है। वहीं कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह किसी प्रशासनिक रिकॉर्ड जैसे भंडारण सूची या व्यापारिक लेन देन का संकेत हो सकता है। फेस्तोस डिस्क की बनावट और इसकी मिट्टी पर उकेरी गई प्रतीकात्मक कला इस बात का संकेत देती है कि उस समय की सभ्यता तकनीकी और सांस्कृतिक रूप से कितनी विकसित थी। डिस्क की सतह पर गहराई और चौड़ाई में अंतर प्रतीकों के महत्व और उनके उच्चारण को दर्शाने के लिए हो सकता है। यह सुझाव भी दिया गया है कि डिस्क को पढ़ने या उपयोग करने का तरीका शायद केवल कुछ विशेष लोगों को ही पता था। आज तक की आधुनिक तकनीक और कंप्यूटर विश्लेषण के बावजूद फेस्तोस डिस्क की भाषा और संदेश का रहस्य अनसुलझा है। इसके अध्ययन में पैटर्न विश्लेषण, सांकेतिक भाषा और प्राचीन सभ्यता के संदर्भ शामिल किए गए हैं, लेकिन कोई सुनिश्चित निष्कर्ष नहीं निकला है। यही कारण है कि यह डिस्क इतिहास, पुरातत्व और भाषा विज्ञान के क्षेत्र में एक अद्वितीय और चुनौतीपूर्ण विषय बनी हुई है। इसकी सर्पिलाकार संरचना और अज्ञात प्रतीक आधुनिक कंप्यूटर कोड जैसी जटिलता और संगठन का अनुभव कराते हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हजारों साल पहले की सभ्यता ने किस प्रकार से जानकारी संग्रहित की और संदेशों को संप्रेषित किया। इस डिस्क की गूढ़ता और रहस्य आज भी इतिहासकारों, भाषा विज्ञानों और पुरातत्वविदों को प्रेरित करती है और यह साबित करती है कि प्राचीन मानव की कल्पना और ज्ञान वर्तमान तकनीक के सामने भी किसी चुनौती से कम नहीं थी। फेस्तोस डिस्क का रहस्य शायद हमेशा हमारी समझ से बाहर रहेगा, लेकिन यही रहस्य इसे प्राचीन दुनिया की सबसे आकर्षक और अनसुलझी कलाकृति बनाता है। और यह दिखाते हैं कि प्राचीन समय में भी
ज्ञान और संचार की महत्वाकांक्षा कितनी विकसित थी। नंबर 6, साउथ पॉइंटिंग चैरियट, जिसे प्राचीन चीन में 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास विकसित किया गया, एक अद्भुत यांत्रिक उपकरण था जो हमेशा दक्षिण दिशा की ओर इशारा करता था। यह रथ न केवल प्राचीन चीनी इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट नमूना था, बल्कि यह दिशा निर्धारण में भी क्रांतिकारी था। इसका उपयोग मुख्य रूप से नेविगेशन के लिए किया जाता था, विशेष रूप से उन परिस्थितियों में जब मौसम या अन्य कारक दिशा निर्धारित करना कठिन बना देते थे। इस उपकरण की खासियत यह थी कि यह चुंबकीय कंपास से पहले का आविष्कार था और पूरी तरह से यांत्रिक सिद्धांतों पर काम करता था। साउथ पॉइंटिंग चैरियट का डिजाइन जटिल ज्यामितीय गियर्स पर आधारित था। रथ के ऊपर एक मानव आकृति या सूचक होता था जो हमेशा दक्षिण की ओर इशारा करता था, भले ही रथ किसी भी दिशा में घूमे। यह गियर्स की एक विशेष व्यवस्था के माध्यम से संभव था, जिसे आजकल डिफरेंशियल गियर सिस्टम के रूप में जाना जाता है। यह सिस्टम रथ के पहियों की गति को संतुलित करता था ताकि सूचक की दिशा स्थिर रहे। जब रथ घूमता था तो गियर्स इस तरह से काम करते थे कि सूचक का अभिमुखन दक्षिण की ओर बना रहे। यह तकनीक उस समय के लिए अत्यंत उन्नत थी और चीनी इंजीनियरों की गहन समझ को दर्शाती थी। इस रथ का उपयोग युद्ध, यात्रा और व्यापार में दिशा निर्धारण के लिए किया जाता था। धुंध, रेगिस्तान या रात के समय जब आकाशीय नेविगेशन संभव नहीं था, यह उपकरण विश्वसनीय साबित होता था। इतिहासकारों के अनुसार इसकी उत्पत्ति हान वंश के दौरान हुई, हालांकि कुछ किंवदंतियां इसे और भी प्राचीन मानती हैं। यह यंत्र न केवल तकनीकी कौशल का प्रतीक था, बल्कि प्राचीन चीन की वैज्ञानिक और गणितीय प्रगति को भी दर्शाता था। आधुनिक समय में साउथ पॉइंटिंग चैरियट को मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। यह डिफरेंशियल गियर्स का पहला ज्ञात उपयोग था, जो आज ऑटोमोबाइल और अन्य मशीनों में आम है। इस आविष्कार ने न केवल प्राचीन नेविगेशन को आसान बनाया, यह प्राचीन चीनी तकनीक का एक चमकता हुआ उदाहरण है, जो आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को प्रेरित करता है। नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम आते ही हमारी कल्पना में विशाल नगर, व्यवस्थित सड़कें, उन्नत नालियां और अद्भुत निर्माण कला उभर आती है। लगभग 2500 ईसा पूर्व भारत की इस प्राचीन सभ्यता ने जिस तरह से शहरी जीवन का निर्माण किया, वह आज भी रहस्य और विस्मय का विषय है। खास बात यह है कि वहां पर इस्तेमाल की जाने वाली ईंटें बिल्कुल एक समान आकार और अनुपात में बनाई जाती थीं। इन ईंटों को हम स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स कहते हैं। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं थी, क्योंकि ईंटें आज भी हमारे घरों और इमारतों की नींव हैं। लेकिन उस समय बिना आधुनिक औजारों और मशीनों के इस तरह की समानता बनाए रखना अत्यंत असाधारण था। सिंधु घाटी के नगर जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस बात के प्रमाण हैं कि वहां के लोग निर्माण कला में कितने निपुण थे। इन ईंटों की विशेषता यह थी कि वे बिना किसी सीमेंट या गारे के भी आपस में मजबूती से जुड़ जाती थीं। इसका रहस्य उनके आकार और अनुपात में छिपा हुआ था। सामान्यतः इन ईंटों का अनुपात 1:2:4 रखा जाता था, यानी मोटाई, चौड़ाई और लंबाई का एक निश्चित संबंध। इस मापदंड के कारण जब भी ईंटों को एक के ऊपर एक रखा जाता था, तो वे स्वतः ही सटीक रूप से फिट हो जाती और दीवार या संरचना मजबूत हो जाती। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज के समय में मॉड्यूलर निर्माण सामग्री या प्रीफैब्रिकेटेड ब्लॉक्स होते हैं। इस प्रकार के निर्माण से न केवल मजबूती मिलती थी, बल्कि समय और श्रम की भी बचत होती थी। इतना ही नहीं, इन ईंटों की गुणवत्ता भी अद्भुत थी। पुरातत्वविदों ने पाया है कि ईंटें आग में पकाई जाती थीं और उनका आकार व मोटाई हर जगह लगभग समान थी। चाहे वह घर हो, कुआं हो या फिर कोई विशाल दीवार, हर जगह यही ईंटें प्रयुक्त की गईं। इस तरह की समानता यह दर्शाती है कि उस समय कोई केंद्रीय मानक या नियम जरूर रहा होगा, जिसके अनुसार ईंटें बनाई जाती थीं। ऐसा लगता है कि पूरी सभ्यता में निर्माण कार्य के लिए एक प्रकार की औद्योगिक व्यवस्था थी, जिसमें कुशल कारीगर और नियंत्रित प्रक्रिया अपनाई जाती थी। मॉड्यूलर ईंटों का एक बड़ा लाभ यह भी था कि उनसे बनाई गई संरचनाएं लंबे समय तक टिकी रहती थीं।
बिना गारे के भी यदि ईंटें ठीक से जुड़ी हों तो भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं में भी वे अपेक्षाकृत स्थिर रहती हैं। यही कारण है कि हजारों साल बाद भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष हमें इन ईंटों की ताकत का प्रमाण देते हैं। सवाल यह उठता है कि आखिर इन लोगों ने इतनी सटीकता कैसे हासिल की? इसके पीछे उनके गहन गणितीय ज्ञान और अनुभव की भूमिका रही होगी। वे जानते थे कि निर्माण में यदि अनुपात संतुलित रहे तो स्थायित्व और सुंदरता दोनों मिलते हैं। यह ज्ञान केवल प्रयोग से नहीं आया होगा, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा और तकनीकी समझ का परिणाम रहा होगा। आज हम आधुनिक युग में भी मॉड्यूलरिटी और मानकीकरण की बात करते हैं। कंक्रीट ब्लॉक्स और बड़े पैमाने पर निर्माण में यही सिद्धांत अपनाया जाता है। यह सोचना आश्चर्यजनक है कि सिंधु घाटी के लोग हजारों साल पहले ही इस अवधारणा को समझ चुके थे और व्यवहार में उतार चुके थे। उनके नगर नियोजन, नालियों की व्यवस्था और भवन निर्माण शैली से साफ झलकता है कि वे इंजीनियरिंग और वास्तुकला में बहुत आगे थे। मानकीकृत ईंटें पूरी सभ्यता के लिए एक साझा पहचान बन गई थीं। वे नगरों के बीच एकता और संगठन का प्रतीक थीं। यह दर्शाता है कि उस समय समाज में समन्वय और अनुशासन कितना मजबूत था। आज भी जब हम इन ईंटों को देखते हैं तो यह प्रश्न उठता है कि इतनी उन्नत प्रणाली अचानक कैसे लुप्त हो गई? क्या प्राकृतिक आपदाओं ने इन्हें मिटा दिया या फिर किसी सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन ने? कारण जो भी रहे हों, लेकिन उनकी यह विरासत हमें यह संदेश देती है कि प्राचीन समाज केवल साधारण कृषि या शिकार पर आधारित नहीं थे, बल्कि वे विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी के गहरे जानकार थे। इस प्रकार सिंधु घाटी की स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स न केवल उस सभ्यता की तकनीकी श्रेष्ठता का प्रमाण है, बल्कि यह भी दिखाती हैं कि मानव समाज ने कितनी जल्दी वास्तुकला और इंजीनियरिंग में प्रगति की। हजारों साल पहले बिना सीमेंट के जुड़ने वाली ईंटों का रहस्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि प्राचीन सभ्यताओं में कितना ज्ञान छिपा हुआ था, जिसे हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, हाइप करना, अपने परिवार दोस्तों से शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नए रहस्य के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।